हेलो 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 हेलो। हेलो 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 हेलो। नमस्कार दोस्तों, मैं संजय डावरा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं डावरा क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। सभी विद्यार्थियों को नमस्कार, गुड इवनिंग। और जल्दी से कमेंट करके बताइए भैया आवाज वगैरह सब कुछ ठीक है। सबको नमस्कार। राजवीर भाई गुड इवनिंग, पुष्पेंद्र भाई गुड इवनिंग, विक्रम, राकेश कुमार भाई, सबको मेरा नमस्कार। जितने भी स्टूडेंट्स लाइव है सबसे पहले कमेंट करके बता दो आवाज वगैरह सब कुछ ठीक है। प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, इस पेपर की शुरुआत करने से पहले आप सभी विद्यार्थियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बिल्कुल आप सभी भाइयों को, जितने भी भाई अभी क्लास के साथ जुड़ चुके हैं, बाद में क्लास को देखते हैं, ये क्लास हो रही है प्यारे प्यारे विद्यार्थियों 15 अगस्त के दिन। जी हाँ, ये जो क्लास है ये हो रही है 15 अगस्त को। और जो बाद में देखेंगे उनको बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी का हो सकता है इस क्लास को बहुत सारे भाई 2 साल बाद देखे, तो आप सभी को 79वां स्वतंत्रता दिवस है और आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं प्यारे विद्यार्थियों। आपने बिल्कुल इन प्रोग्रामों में हिस्से लिए होंगे और ये प्रोग्राम ऐसे ही चलते रहे और ये तिरंगा इसी तरह लहरता रहे प्यारे विद्यार्थियों। आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। और आप सबको पता है कि जब भी कुछ इस तरह के त्योहार आते हैं, इस तरह के दिवस आते हैं, तो कोई ना कोई ऑफर जरूर चलते हैं और वो ऑफर आपके लिए चल रहा है दोस्तों। मात्र और मात्र 299 रुपए के अंदर आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच दिया जा रहा है। 299 में लाइव बैच भी, साथ में पूरा बैच रिकॉर्डेड और साथ में 50 टेस्ट पेपर आपको दिए जा रहे हैं। ये ऑफर रहेगा आज रात 12 बजे तक। किसी की वैलिडिटी खत्म हो रही हो तो मेरा भाई बैच को ज्वाइन कर लीजिए। ये ऑफर आज रात 12 बजे तक आपका वैलिड रहेगा। 299 के अंदर आपको 1 साल की वैलिडिटी रहेगी। पूरा बैच लाइव चलता रहेगा, पूरा बैच आपको रिकॉर्डेड दिया जा रहा है। बुकों पर भी बहुत सारी छूट मिल रही है। आप हमारे ये दिए गए नंबर पे कॉल कर लीजिए। किताब पर भी शानदार छूट चल रही है, तो आप कॉल करिए और इन ऑफरों का फायदा उठाइए। कभी कभी आते हैं, बार बार मौका नहीं मिलता है। चलिए शुरू करते हैं आज का पेपर। आप सभी भाइयों को पता है जो रेगुलर क्लास ले रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों, हम कर रहे हैं 2024 के 62 पेपर। 2024 के 62 पेपरों का सॉल्यूशन हम कर रहे हैं और आज की क्लास में होगा पेपर नंबर 27 का सॉल्यूशन। इससे पहले 26 पेपरों का सॉल्यूशन मैं आपको करा चुका हूं, जिसकी प्लेलिस्ट आपके YouTube चैनल पर बनी हुई है। दोस्तों आज जो पेपर होगा वो टेक्नीशियन का पेपर है और ये टेक्नीशियन का पेपर नंबर 12 है। टेक्नीशियन का ये 12वां पेपर होगा और टेक्नीशियन के अंदर ग्रेड 3 इसके अंदर हर पेपर के अंदर आपसे 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास में हम करेंगे पूरे 40 पेपर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये ऑफर जो कि 299 में चल रहा है आपको मिल रहा है आज रात 12 बजे तक। ये रहा आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 27/12/2024 फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हम कर रहे हैं और इसका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जल्दी से पहला क्वेश्चन आप एक बार देखो, समझो और जवाब दो। चलिए बहुत बढ़िया भैया। एनटीपीसी में साइंस का कोई रोल नहीं है, लेकिन फिर भी अगर किसी शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहे हैं तो बहुत खुशी की बात है, आप उनको करिए। बाकी का हमारा मेन टारगेट लोको पायलट है, टेक्नीशियन है, ग्रुप डी है, आरआरबी जेई है, सीटी का कोई पेपर है, कोई ग्रेड 3 का कोई पेपर है, वहां आपको साइंस भरपूर तरीके से मिलेगी। पहला क्वेश्चन है, धातुओं की विद्युत अवघटनी परिष्करण में
धातुओं की विद्युत अवघटनी परिष्करण में विद्युत अवघट्य निम्नलिखित में से किसका बना होता है? अच्छा क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ये क्वेश्चन इतना अच्छा है कि मैं कहूंगा कि इसकी 4-5 लाइनें आप अच्छे से पढ़ के जाना। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो विधि है ना, ये विधि विद्युत अवघटनी जो विधि है, ये विद्युत अवघटनी विधि मेनली कॉपर, जिंक, टिन, निकल के लिए यूज करते हैं। जैसे कॉपर है, जिंक है, निकल है, टिन है, ठीक है ना, टिन है, सिल्वर है, इनके लिए हम इस विधि का यूज करते हैं। इन धातुओं के शुद्धिकरण के लिए हम इस विधि को यूज करते हैं। जैसे थोड़ी देर के लिए मैं कॉपर को लेता हूं, तो प्यारे विद्यार्थियों मुझे कॉपर धातु का परिष्करण करना है, मतलब इसको शुद्ध करना है। तो थोड़ा सा ध्यान से सुनिए मेरे भाई, इसमें आपको दो चीजें ध्यान रखनी पड़ती है। एक होता है एनोड, प्लीज मेरी बात को आप सुनोगे इतना ही फायदा मिलेगा। एक होता है कैथोड। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये पूछा जाता है कि जो एनोड बनाया जाता है, ये जो एनोड बनाया जाता है ये शुद्ध धातु का है। जैसे हम कॉपर के लिए बात कर रहे हैं ना, तो शुद्ध धातु का एनोड बनाया जाता है, जबकि अशुद्ध धातु का कैथोड बनाया जाता है। दो क्वेश्चन तो ये है जो कि आपको याद करने पड़ेंगे, काम की चीज है मेरा भाई। तुक्का मत दीजिए, आप मेरी बात को समझने की कोशिश करिए। यहां पर आपको एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव बनाना पड़ेगा। कैथोड और एनोड किसका बनाओगे? जैसे कॉपर प्राप्त कर रहे हो आप, कॉपर, अगर हमें कॉपर का परिष्करण करना है, कॉपर को हम शुद्ध करने जा रहे हैं, तो कॉपर का शुद्ध धातु का एनोड बना लेना और उसी की अशुद्ध धातु का हमें कैथोड बना लेना है। साथ में प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर जो विद्युत अवघट्य पदार्थ जो लिया जाता है, जो कि गलित अवस्था में होता है, पानी में घुला रहता है, तो ये जो विद्युत अवघट्य है ये किसी और लवण का नहीं होता है, ये उसी धातु लवण का होता है। तो ये उसी धातु लवण का होता है, उसी धातु लवण का होता है, उसी धातु लवण का होता है। जैसे आप कॉपर के ऊपर चर्चा कर रहे हो, तो ये जो लवण होगा किसी दुनियादारी का नहीं होगा, ये लवण भी कॉपर सल्फेट का लिया जाएगा। ये लवण किसका होगा? कॉपर सल्फेट का होगा। प्यारे विद्यार्थियों, इस तरीके से जैसे ही हम इसमें धारा प्रवाहित करेंगे, तो ये अशुद्ध धातु जो गलना शुरू कर देगी। जितनी इसका गलन होगा उतना ही शुद्ध धातु जो है वो एनोड पे जाके जमा होने लगती है, शुद्ध धातु एनोड पे जाके जमा होने लगती है। अच्छा कंसेप्ट है, तुक्का मत दीजिए। इस क्वेश्चन का सही आंसर है धातु के लवण। देखो, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, फिर कह रहा हूं, कुछ पेज मैंने आपके लिए भेजे हैं, समय मिले तो इन पेजों को आप जरूर देखना। मैंने उन पेजों के फोटो लेके आपको डाले हैं जिनसे क्वेश्चन लगातार है। ये रहा देखो, एक पेज मैंने डाला है और इस पेज को पढ़ाए बिना नहीं छोड़ूंगा, कुछ भी हो जाए, चाहे समय लगे, लेकिन अगर आपको ये पेज नहीं पढ़ाया तो फिर कोई मजा नहीं है। इसको पहले घुमा देते हैं। चलिए, अब सुनो, भक्के भी तो क्या करोगे प्यारे विद्यार्थियों, भक्के भी तो क्या करेंगे? जब कोई चीज समझ ही नहीं आएगी तो भक्के भी क्या करोगे? दोस्तों, ये एक छोटा सा टॉपिक है, इसको आप आराम से पढ़ो। थोड़ा सा समय, 1 मिनट ही तो लगेगा, इसको मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। देखिए दोस्तों, एनसीईआरटी कक्षा 10वीं, विद्युत अवघटनी परिष्करण, यहां लिखा है कॉपर, जिंक, टिन, निकेल, सोना, चांदी आदि जैसी अनेक धातुओं का परिष्करण विद्युत अवघट्य द्वारा किया जाता है। इस प्रक्रम में अशुद्ध धातु को एनोड, अंडरलाइन कर लो, जीवन में काम में आएगा, स्क्रीनशॉट ले लेना। अशुद्ध धातु का एनोड, जो एनोड बनाया जाएगा, ये एनोड अशुद्ध धातु का बनाया जाएगा, जबकि कैथोड जो है वो शुद्ध धातु का बनाया जाएगा।
जबकि शुद्ध धातु की पतली परत को कैथोड बनाया जाता है। देखिए क्वेश्चन आपका ये रहा क्वेश्चन जो परीक्षा में पूछा है। धातु के लवण विलयन का उपयोग विद्युत अपघट्य के रूप में होता है। यही लाइन है भैया। कोई कहता ना कि गुरुजी कहां से पढ़े, मेरा भाई वो जमाना आ गया जो बहुत पहले हम सुनते थे गुरुजी अंदर से क्वेश्चन पूछे जाते आजकल। जी हां मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन अब अंदर से पूछे जाते हैं। कैसे? देखिए यही तो क्वेश्चन है। धातु के लवण विलयन का, धातु के लवण विलयन का, जैसे आप कॉपर को फिल्टर करने जा रहे हो तो ये देखिए तावा कॉपर का विद्युत अवघटनी परिष्करण कर रहे हो आप, तो अम्ल कॉपर सल्फेट के विलयन का विद्युत अवघट्य लिया जा रहा है। यहां पर जो है देखो कॉपर को फिल्टर कर रहे हो तो जो विलयन लवण लिया जाएगा वो कॉपर सल्फेट का लिया जाएगा। यही तो क्वेश्चन है यारो, भटकने की कहां जरूरत है। यही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछा जा रहा है। ये रहा क्वेश्चन देखो। धातुओं की विद्युत अवघटनी परिष्करण में विद्युत अवघट्य किससे बना होता है, लगने दो ना, समय से क्या फर्क पड़ रहा है। जब क्वेश्चन सही नहीं होगा तो आगे बढ़ के भी क्या करेंगे। तो भैया बिल्कुल एकदम साफ सुथरा लिखा है, आगे और बढ़ूंगा। देखिए विद्युत अपघट्य से जब धारा प्रवाहित की जाती है तब एनोड पर स्थित अशुद्ध धातु विद्युत अपघट्य में घुल जाती है। ये एनोड ये जो अशुद्ध धातु का जो एनोड है ना, ये विद्युत अपघट्य में घुल जाती है। इतनी मात्रा में जितनी घुलती है इतनी मात्रा में शुद्ध धातु विद्युत अपघट्य से कैथोड पर निक्षेपित हो जाती है। शुद्ध धातु जो है वो इतनी जितनी यहां से ये गलती है, ये वाली चीजें या इसमें से चीजें गलेगी, जितनी मात्रा में गलेगी ना उतना ही शुद्ध धातु कैथोड पे आके जमा हो जाएगा। शुद्ध धातु कैथोड पे आके जमा हो जाएगा। एक अच्छी बात और प्लीज अंडरलाइन कर लो, जीवन में दोबारा काम में आएगी। विलेय अशुद्धियां, विलेय जो घुलनशील होती है, विलेय अशुद्धियां विलयन में चली जाती है और अविलेय मतलब जो अशुद्धियां घुलती नहीं है वो एनोड की तली पर निक्षेपित हो जाती है, जिसको एनोड पंख कहते हैं। इस एनोड पंख शब्द को भी अंडरलाइन कर लेना, कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में ये जरूर शब्द मिलेगा। एनोड पंख। प्यारे विद्यार्थियों, वो अशुद्धियां जो इस विलयन में नहीं घुलती है, वे अशुद्धियां जो इस विलयन में नहीं घुलती है वो एनोड के नीचे जाके जमा हो जाती है, जिसको एनोड पंख के नाम से पुकारा जाता है। ये एनोड के नीचे जाके जमा होती है, इसलिए इसको एनोड पंख कहते हैं। स्क्रीनशॉट लेके अपनी जेब में रख लेना, मजा आ जाएगा। नहीं, कैथोड शुद्ध धातु है, इस पे और शुद्ध धातु आके जमा हो जाती है, इस पे और शुद्ध धातु आके जमा होने लग जाती है। देखिए कैथोड जो बनाया जाएगा अशुद्ध धातु का एनोड है और शुद्ध धातु का कैथोड है। लिख लेते हैं, कहीं कुछ गलत लिखा हुआ आया हो तो। कैथोड शुद्ध धातु का, हाँ ये कोई नहीं, इसको शुद्ध सही कर देंगे, इसको शुद्ध कर देंगे, जी उसको शुद्ध कर देंगे। ये जो एनोड है प्यारे विद्यार्थियों, ये जो एनोड है देखो उसको सही कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जो कोई शब्द गलत लिखा हुआ आ रहा है तो उसको सही कर लो, कोई बड़ी बात नहीं है। यहां साफ साफ लिखा है शुद्ध धातु की पतली परत कैथोड बनाया जाता है। शुद्ध धातु का कैथोड, शुद्ध धातु का कैथोड, ठीक है ना। तो ये है पूरी कहानी, शुद्ध धातु का कैथोड और अशुद्ध धातु का एनोड। कोई नहीं, अगर उल्टा लिख दिया तो सीधा कर दिया। ये है कहानी। तो पहला क्वेश्चन अच्छा था, समय भले ही लग गया होगा, लेकिन प्लीज पहले क्वेश्चन को आप अच्छे से याद रखना, बाकी आपकी मर्जी है। चलिए ये स्क्रीनशॉट ऐसे के ऐसे ही जाएगा साथ में। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। जहां समय नहीं लगाना वहां समय नहीं लगाएंगे, छोड़ देंगे क्वेश्चन को तेजी से करके। यदि बहुविखंडन से अनेक कोशिकाएं बनती है तो द्विविखंडन से, प्यारे विद्यार्थियों अगर आपने सुना हो तो प्लाज्मोडियम,
प्लाज्मोडियम में अलैंगिक जनन होता है बहुविखंडन के द्वारा, बहुखंडन के द्वारा। प्लाज्मोडियम में मतलब एक ही कोशिका से बहुत सारी कोशिकाएं बन जाती है, बहुविखंडन। तो इसी प्रकार अमीबा में द्विखंडन विधि के द्वारा एक कोशिका से दो, एक से कितनी बनती है? दो बनती है। एक से कितनी बनती है? दो बनती है। एक से द्विखंडन के अंदर एक से कितनी कोशिकाएं बनती है? दो कोशिकाएं बनती है। क्वेश्चन नंबर 3, जठर रस। प्यारे विद्यार्थियों, जठर रस आमाशय से निकलता है जिसका पीएच का मान लगभग 1.5 होता है। जठर रस का पीएच का मान 1.8 होता है और ये प्रबल अम्लीय प्रकृति का होता है। राकेश कुमार जी गुड इवनिंग, डी के भाई, प्रदीप, लक्ष्मी नारायण, सबको मेरा नमस्कार। क्वेश्चन नंबर 4 एक अच्छा क्वेश्चन और है। एक पौधा स्पर्श की अनुक्रिया के परिणाम स्वरूप अपनी पत्तियां कैसे हिलाता है? ये क्वेश्चन शायद बताइए किसके संपर्क में, किसने सुना ये क्वेश्चन? ऑफर जो है आज रात 12 बजे तक रहेगा। हर केस इनको मैसेज डाल देना टेलीग्राम चैनल पर, अपने एप्लीकेशन के ऊपर उनको मैसेज डाल देना कि जो ऑफर चल रहा है वो आज रात 12 बजे तक रहेगा। उसके बाद किसी भी प्रकार के ऑफर जो है वो नहीं लगेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये वो क्वेश्चन है, समझो इसको। जैसे छुई मुई का पौधा है, छुई मुई के पौधे पर जब हम हाथ लगाते हैं तो छुई मुई का पौधा मुड़ जाता है या सुकड़ जाता है, झुक जाता है। ऐसा क्यों होता है? जी हाँ, उसमें ऐसे हमारे जैसे न्यूरॉन्स नहीं पाए जाते। छुई मुई का जो पौधा है, जैसे आप उसको स्पर्श करोगे वो झुक जाएगा, हटाओगे वो वापस से। किस कारण से ऐसा हो रहा है मेरा भाई? ऐसा होता है उन पत्तियों के अंदर पानी की मात्रा बदलकर। जी हाँ, एनसीईआरटी कक्षा 10वीं के अंदर ये लाइन लिखी हुई है। बता दूं ये लाइन एनसीईआरटी में, ये लाइन एक बार एनसीईआरटी में बता दूं मैं? बताओ एक बार यस या नो। ये जो लाइन है ये मैं आपको एनसीईआरटी में बता दी जाए, बताओ एक बार। देखो कहां लिखी है, बताओ। है किसी को पता ये लाइन कहां लिख रही है? ले भाई चल, ये लाइन मैं आपको बताता हूं, ये लाइन कहां लिख रही है एनसीईआरटी में। पहली बात तो ईमानदारी के साथ बताइए कि ये लाइन एनसीईआरटी में किस किसने देखी है? नहीं भाई, अब देख मैं इसका उत्तर आपको एक बार एनसीईआरटी की किताब से बता रहा हूं। देखो, फिर कहोगे गुरुजी पता नहीं क्वेश्चन कहां से आते हैं। अरे भाई, क्वेश्चन किताबों से आ रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं एक बार समय निकाल लो, नहीं तो पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा जीवन में। देखो ये लाइन कहां लिखी है, ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, थोड़ा सा पढ़ाऊंगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये हमारी 10वीं में, अब तो छठा चैप्टर है नई किताबों में, पहले 7वां था। तो देखो यहां लिखी है। देखो दोस्तों, ज्यादा भटको मत, तो सुनो एक बार। ये छुई मुई वाला उदाहरण है। देखिए, देखो मैंने अंडरलाइन किया है। पादप कोशिका में जंतु पेशी कोशिकाओं की तरह विशिष्टीकृत प्रोटीन तो नहीं होती, अपितु वो जल की मात्रा में, देखो क्या लिख रहा है, जल की मात्रा में परिवर्तन करके अपनी आकृति को बदल लेते हैं। परिणाम स्वरूप फूलने या सिकुड़ने उनका आकार बदल जाता है। क्या 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 हुआ? ये रहा इसका उत्तर, जल की मात्रा में। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल की मात्रा में परिवर्तन करके अपनी आकृति बदलने का काम ये करते हैं छुई मुई का पौधा। एक बार यस या नो का जवाब दो। ऐसे पढ़नी पड़ेगी एनसीईआरटी। ये मेरे पास पुरानी किताब है जिसका चैप्टर नंबर ये 7 है। नई किताबों में कक्षा 10वीं की बात कर रहा हूं, कक्षा 10वीं की एनसीईआरटी में ये छठा पार्ट है दोस्तों। अब बताओ, ऐसे क्वेश्चन छांटेगा वो, फिर बच्चा कहेगा गुरुजी आउट ऑफ सिलेबस चल रही है चीजें। आउट ऑफ सिलेबस कुछ भी नहीं है, एक सिंगल क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। ये जितने क्वेश्चन पूछे जा रहे ना, इनका स्क्रीनशॉट में 8वीं 9वीं 10वीं की किताबों से लगा सकता हूं। बताओ एक बार जल्दी से। ये एक्चुअली वो स्पर्श, वो पौधा है ना छुई मुई वाला पौधा, वो वाला चीज है ये। इसलिए मेरे भाई, मैं तो आपको आज फिर कह रहा हूं, ये जो पढ़ाई चल रही है ना हवाबाड़ी, विटामिन ए से रतौंधी होता है, बी से वेरी वेरी, सी से स्कर्वी, रिकेट्स,
मानव शरीर में 206 हड्डियां होती है और कुछ मास्टर कहते हैं कि ये है इस चैप्टर के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। नहीं चलेगा काम, 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों से काम नहीं चलेगा। उस गुरुजियों से कहो गुरुजी 20 क्वेश्चनों से नहीं काम चलेगा, गए वो जमाने 20 क्वेश्चनों वाले। अब चाहिए चैप्टर पे 200 क्वेश्चन, जो भी लाइन टू लाइन छांट के दीजिए। वो 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन वाली जो कहानी है वो अब बंद हो चुकी है मेरे भाइयों, बंद हो गई वो प्रक्रिया यार। अब ये 6 है, नई किताब का ये लेसन नंबर 6 है, ठीक है। तो मेरे भाइयों इसलिए आपसे कह रहा हूं, आप घबराओ मत हो, ये वही क्वेश्चन है। एक पौधा स्पर्श की अनुक्रिया के परिणाम स्वरूप अपनी पत्तियां कैसे हिलाता है, उनमें पानी की मात्रा को बदलकर ऐसा किया जाता है। चलो छोड़ दो स्क्रीनशॉट, आपके लिए भेज दूं साथ के साथ ही। चलिए दोस्तों, हमने हमारे टेलीग्राम पर जितने भी जरूरतमंद स्क्रीनशॉट है वो लेके डाल रखे हैं, उनको अपने पास रखिए। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी विलयन के बारे में सत्य नहीं है। विलयन की बात हो रही है, फिर क्वेश्चन एनसीईआरटी से, चेक करो चेक करो चेक करो। विलयन की बात हो रही है प्यारे विद्यार्थियों। विलयन के क्या क्या गुणधर्म होते हैं। किसी विलयन, विलयन के अंदर दो चीजों का मिश्रण होता है। विलेय जिसकी मात्रा हम कम लेते हैं, विलायक जिसकी मात्रा थोड़ी ज्यादा होती है। ये कम रहता है और ये ज्यादा। जैसे पानी में आप नमक मिला रहे हो, तो नमक जो है, ये नमक जो है ये विलेय होगा और पानी जो है वो विलायक होगा। दोनों को मिलाएंगे विलयन बन जाएगा। मेरे भाई विलयन की क्या क्या खासियत है, क्या, जैसे नमक में पानी मिला दूं, घोल दीजिए उसको पूरी तरह से, अच्छे से घोल दीजिए। नंबर एक, ये एक समांगीय मिश्रण होता है, लाइन सही है। विलयन, विलयन के कण आंखों से देखे जा सकते हैं? नहीं, ये गलत है, ये गलत है, सी ऑप्शन। विलयन के जो कण होते हैं ना, इनको आप आंखों से नहीं देख सकते। विलयन के कणों को हम खुली आंखों से नहीं देख सकते मेरे भाई। इनका जो आकार होता है ना, वो 1 नैनोमीटर होता है। इनका आकार 1 नैनोमीटर के आसपास होता है। आप इनको खुली आंखों से नहीं देख सकते। शांत छोड़ देने पर ये कण नीचे नहीं बैठते। जी हां, नहीं बैठते, क्योंकि वो पूरी तरह से घुल जाते हैं। ये अगर आप इस विलयन को शांत छोड़ दोगे तो ये नीचे नहीं बैठे। ऐसे थोड़ी है कुछ समय बाद नमक नीचे बैठेगा, नहीं बैठेगा मेरा भाई। विलेय के कणों को छानने वाली विधि से अलग नहीं कर सकते। तो भाई आपसे गलत पूछ रहा है, तो यहां पर 3 लाइन सही है, ये लाइन सही है, ये लाइन सही है, ये चौथी लाइन भी सही है। एक गलत लाइन है, वो सी वाली है। तो यही इसका आंसर है, सी इसका आंसर है। चलिए मेरे भाई, एक बार जाते 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 बिलियन को भी देख लो। कुछ भाई जा रहे हैं, रुक जाओ, एक बार बिलियन के बारे में भी पढ़ जाइए मेरी स्क्रीनशॉट से। हा हा हा, विलियन, ये रहे विलियन का, यहीं पढ़ जाओ, यहीं पढ़ जाओ। स्क्रीनशॉट नहीं लगाऊंगा इसका। इधर देखो, कक्षा 9वीं का एनसीईआरटी का स्क्रीनशॉट। बिलियन एक समांगी मिश्रण है। हाँ गुरुजी, बिलियन एक समांगी मिश्रण है, यहीं से चेक कर लो इसको। बिलियन के कणों का व्यास 1 नैनोमीटर से भी छोटे होते, आंखों से नहीं देखे जा सकते, खुली आंखों से नहीं देख सकते। एक बार आपने अगर पानी में नमक को अच्छे से घोल लिया तो फिर आपको नमक के कण अलग से दिखाई नहीं देंगे। अपने छोटे आकार के कारण बिलियन के कण से गुजर रहा प्रकाश की किरण को फैलाता नहीं है। जब हम इसमें से लाइट डालते हैं तो इसका जो प्रकाश है वो दृष्टिगोचर नहीं होता, हमको दिखाई नहीं देता उस गिलास में से, इसलिए विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता। छानने की विधि के द्वारा विलेय के कणों को विलयन में से पृथक नहीं कर सकते। आप छान के अलग अलग नहीं कर सकते कि नमक छान लिया पानी अलग हो गया, नहीं। और भाई ये स्थायी विलयन है, ये स्थायी विलयन है। इस शब्द को भी नीचे लिखा हुआ है, उसको याद कर लीजिए। ये और एनसीईआरटी का, इसको भी लगा दूं तुम्हारी पीडीएफ में। चलो इसको भी वहां पे लगा दिया जाए। मेरा भाई करो मेहनत, हम तो कर ही रहे हैं, आप भी करिए। और ये स्क्रीनशॉट भी आपकी पीडीएफ के साथ मैं अटैच कर रहा हूं। जब भी आप इस पीडीएफ को पढ़ोगे तो ये आपको लगा हुआ मिलेगा। लगा दिया ये पीडीएफ भी। सभी दोस्त एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। और कोई भी अपना मिलने वाला भाई हो
सर पेड कोर्स में चैप्टर वाइज क्वेश्चन करवा देंगे, अभी पहले पेपर कर लो। 100% बोल रहा हूं कि टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी करवा दूंगा, थोड़ा धैर्य रखो। निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी यौगिक के बारे में सत्य है? यौगिक के बारे में, ओहो, तत्व आपस में मिलते हैं तो यौगिक बनाते हैं। जब तत्वों को निश्चित अनुपात में हम मिलाते हैं, जब तत्वों को निश्चित अनुपात में हम मिलाते हैं तो यौगिक बनता है, यौगिक बनता है, यौगिक बनता है, यौगिक बनता है। जैसे थोड़ी देर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला लो, थोड़ा सा जल बना लो, कोई दिक्कत नहीं, जल एक यौगिक है। प्यारे विद्यार्थियों, जो यौगिक होते हैं ना, वो ये क्रिया कारकों से एकदम भिन्न, ये एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है मेरे भाई, ये एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। बनने वाले नए उत्पाद के गुणधर्म बिल्कुल अलग होते हैं, सही बात है मेरे भाई। इसके जो गुण होते हैं ना, इसके जो गुण होते हैं वो इनसे एकदम भिन्न होते हैं, इनसे एकदम भिन्न होंगे इसके गुणधर्म। यह एक भौतिक परिवर्तन है, नहीं, ये लाइन गलत है, ये एक रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। बनने वाले नए उत्पादों के गुणधर्म घटक पदार्थ के समान होते हैं, नहीं मेरे भाई, इसके जो गुणधर्म है, इसके जो गुणधर्म है इनसे अलग होते हैं। घटकों को भौतिक प्रक्रिया के द्वारा अलग किया जा सकता है, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, तो इसमें ए ऑप्शन सही जाएगा, ए ऑप्शन सही जाएगा मेरे भाई। ये एक रासायनिक परिवर्तन है, ये जो एक तरह का रासायनिक परिवर्तन है। यौगिक जो बनते हैं ना, तत्वों को जब निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है दोस्तों, तत्वों को जब निश्चित अनुपात, भैया इस लाइन को देखो, अगर आप अंट संट मिला दोगे ना तो मिश्रण बन जाएगा, अगर आप बिना अनुपात के मिलाओगे मिश्रण बन जाएगा। जब तत्वों को हम निश्चित अनुपात में मिलाते हैं तो यौगिक बनता है, एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। एक जलीय विलयन, एक जलीय विलयन में अम्ल और क्षार क्या उत्पन्न करते हैं? एक जलीय विलयन में अम्ल और क्षार, अम्ल अम्ल जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, जैसे HCl है। जलीय विलयन में जब हम इसको आयनित करते हैं तो ये H+ और Cl- में टूट जाता है, जबकि क्षार जो है, ये क्षार जो होते हैं जलीय विलयन में Na+ और OH- में टूट जाता है, Na+ और OH- में टूट जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 राइट आंसर होगा इसका सी। क्वेश्चन नंबर 8 पाइए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? सुमेलित है, बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 को करिए भाई। सबको राम राम मेरे भाई, प्रयागराज से अमित पाल जी, गुड इवनिंग भाई, राम राम। आज ये क्लास 15 अगस्त को हो रही है। सभी भाइयों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप खुश रहो, हमारा देश खुश रहे और हमारा झंडा इसी तरह लहरता रहे दोस्तों। ठीक है, अच्छे रहो, खुश रहो, पढ़ते रहो, सीखते रहो। और आज जो ऑफर चल रहा है वो रात 12 बजे तक रहेगा। जिसने बुक ऑर्डर नहीं की है कर लेना, कोर्स नहीं खरीदा हो खरीद लेना, जिसकी वैलिडिटी खत्म हो रही हो बढ़ा लेना। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन सी चीज सही है? तो तरबूज, अब यहीं पे अंतर देख लो, देखो पहला दूसरा में से एक आंसर सही है। ये कह रहा तरबूज उभयलिंगी है या एक लिंगी है, यहीं पे खेल खत्म हो गया। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसका सही जवाब होगा आपका वी वाला ऑप्शन, वी वाला ऑप्शन। तरबूज क्या है? तरबूज क्या है? एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 8, तरबूज क्या है? जी 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 जी, सही पूछ रहा है। तो तरबूज एक लिंगी है, तो ये जो उभयलिंगी लिखा है ना, ये गलत हो जाएगा। ये जो तरबूज है, खीरा है, ये एक लिंगी होते हैं। ठीक है, आपसे सही तो पूछ रहा है। इसका मतलब सरसों का जो पुष्प है, सरसों का पुष्प कैसा होता है? तो यहां साइड में लिख लीजिए, सरसों जो होती है वो उभयलिंगी होती है। सरसों जो है ये उभयलिंगी होती है। पपीता जो है ये द्विलिंगी है। पपीता जो है ये द्विलिंगी होती
तो यहां से आपको एक लाइन सही पकड़नी है, ऑप्शन नंबर बी को पकड़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा पेंटेन का सही सूत्र है? पेंटेन, 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 पेंट का मतलब है कार्बन की संख्या 5 और एन का मतलब है एल्केन की बात हो रही है, एल्केन समूह की बात हो रही है, तो ये होता है C5H12। डबल का दुगना करो, 2 जोड़ दीजिए, C5H12, ये पेंटेन का फॉर्मूला है, पेंटेन C5H12। अगला क्वेश्चन है, सीधे सीधे क्वेश्चन है, 2 न्यूटन के बल से एक ईंट को भूमि के समांतर धकेलने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य 3 जूल है। किसी वस्तु पर हम 2 न्यूटन का बल लगा रहे हैं और इस पर जो कार्य हो रहा है वो 3 जूल हो रहा है। तो क्वेश्चन में आपको बल दे रखा है और किया गया कार्य दे रखा है, तो विस्थापन पूछा जाएगा, तो विस्थापन आपसे पूछ रहा है। प्यारे विद्यार्थियों, आपको पता है कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन। यहां से आपसे विस्थापन पूछ रहा है, तो कार्य में बल का भाग दे दो, कार्य में बल का भाग दे दीजिए 3 जूल में। 3 जूल कार्य है जिसमें आपको 2 न्यूटन बल का भाग दे देना है, उत्तर बनेगा 1.5 मीटर। विस्थापन ज्ञात कर रहे हो, जल्दबाजी मत करना, विस्थापन ज्ञात कर रहे हो, जवाब होगा 1.5 मीटर, विस्थापन ज्ञात कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब 1.5 मीटर होगा दोस्तों। यहां पे डी के मीणा जी, यहां विस्थापन ज्ञात किया जा रहा है, तो आपका कार्य ज्ञात करने का फॉर्मूला है बल इंटू विस्थापन। इस फॉर्मूले से आप एस ज्ञात कर रहे हो, विस्थापन ज्ञात कर रहे हो, तो बल को नीचे ले आइए। जी हां, 1.5 मीटर इसका राइट आंसर होगा। पदार्थ की किस अवस्था में कणों की गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होती है? प्यारे विद्यार्थियों, गतिज ऊर्जा किसकी सबसे ज्यादा होगी? जिसके कण सबसे तेजी से गति करेंगे, जिसके कण सबसे तेजी से गति करते, देखो ठोस है, इसके कण थोड़े पास पास होते हैं, मजबूत बंद होता है, सबसे कम गतिज ऊर्जा उससे ज्यादा द्रवों की, उससे ज्यादा गैसों की और उससे भी ज्यादा प्लाज्मा की होती है। अभी मैं आपको बता दूं, वैसे ये प्लाज्मा एनसीईआरटी से हटा दिया है। जो एनसीईआरटी की नई किताबें है, मेरी बात को आप समझिए, एनसीईआरटी की जो नई किताबें है उसमें से चौथी और पांचवी जो अवस्था है पदार्थ की, प्लाज्मा और वीईसी, बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट, पदार्थ की चौथी और पांचवी अवस्था को किताब से हटा लिया है। लेकिन यहां पर तो मेरे भाई आपसे पूछा जा रहा है कि किस अवस्था में कणों की गतिज ऊर्जा सबसे ज्यादा होगी? प्लाज्मा अवस्था में। ये एक आयनिक अवस्था होती है, ये एक आयनिक अवस्था होती है और ये मेनली आपको सूर्य और तारों के अंदर देखने को मिलती है। और इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो सबसे ज्यादा क्यों होती है? क्योंकि इनके जो कण होते हैं वो सबसे तेजी से गति करते हैं। तो आपको क्रम याद करना पड़ेगा, ठोसों की सबसे कम, द्रवों की उससे ज्यादा, गैसों की उससे ज्यादा, और प्लाज्मा जो अवस्था है उसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। यह पदार्थ की चौथी अवस्था है। किसी बिलियन में विलेय को घोलते समय, विलेय को घोलते समय जब किसी दिए गए ताप पर घोल में और अधिक विलेय को नहीं घोला जा सकता। मेरे भाई ये क्वेश्चन तो रिपीट हुआ है। मान लीजिए मेरे पास पानी है, उसमें आप नमक घोल रहे हो, गर्म करते रहो, घोलते रहो, एक अवस्था ऐसी आएगी जहां पे हम ये कह देते हैं कि अब इसमें नहीं घोल सकते, ये एक संतृप्त विलयन बन जाता है। ये कैसा विलयन बन जाता है? संतृप्त विलयन। जब हम नमक का घुलना क्या हो जाए? बंद हो जाए। भाई पानी में आप नमक घोल रहे हो, घोलते रहिए घोलते रहिए, घुलता रहेगा, एक अवस्था ऐसी आएगी जहां पे जाके आप कह दोगे कि अब इसमें नहीं घुलेगा। वो एक संतृप्त विलयन का उदाहरण होता है, एक संतृप्त विलयन का उदाहरण होता है। यदि किसी वस्तु पर लगाया गया बल 5 न्यूटन उसकी आरंभिक स्थिति से 3 मीटर विस्थापित कर देता है बल द्वारा किया गया कार्य, कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन। सीधा क्वेश्चन है, बल यहां पे 5 न्यूटन लग रहा है, विस्थापन यहां पे 3 मीटर हो रहा है, जवाब बनेगा 15 जूल। 15 जूल आपका जवाब बनेगा। ज्यादा इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, बल और विस्थापन एक ही दिशा में है। चलिए प्यारे विद्यार्थियों, ये अधिवृक्क हार्मोन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मैं आपको ये क्लियर कर दूं,
प्यारे विद्यार्थियों, हमारी जो एड्रीनल ग्रंथि होती है, हमारी जो एड्रीनल ग्रंथि होती है, जिसको हम हिंदी में अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं, ये ग्रंथि एक जोड़ी होती है, एक जोड़ी होती है, किडनी के ऊपर पाई जाती है, किडनी के ऊपर पाई जाती है। इस ग्रंथि से जो हार्मोन निकलता है उसका नाम है एड्रीनलिन हार्मोन। इस ग्रंथि से एड्रीनलिन हार्मोन निकलता है, जिसको हम करो या मरो का हार्मोन कहते हैं, उठो और लड़ो का हार्मोन कहते हैं। करो मरो उठो लड़ो, प्यारे विद्यार्थी, इस हार्मोन का नाम है। अब कौन सा सही है मेरे भाई? जब यह हार्मोन निकलता है तो आदमी भगता है, दौड़ता है, डरता है, तो हृदय गति तेज हो जाती है, श्वसन दर तेज हो जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। तो ए और बी सही है, ए और बी सही है, ए और बी सही है, डी ऑप्शन राइट जाएगा मेरा भाई। इसमें नहीं 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 नहीं, तीनों सही नहीं है भाई। रक्तचाप, जब आदमी डरता है, वह डर, तो उसमें आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है। करो या मरो का हार्मोन, उठो लड़ो का हार्मोन, है ना। चलिए प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 15 एक और सीधा क्वेश्चन है। आप अंट संट तरीके से क्वेश्चनों को मत करिए, पहले पढ़ो आराम से। निम्नलिखित में से कौन सा कथन धारावाही परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के लिए सही नहीं है? एक कथन गलत है इसमें से। परिनालिका 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 के अंदर 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 अंदर, मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, ये परिनालिका वाला क्वेश्चन, जिसको आप सोलेनोइड बोलते हो, आपके हर पेपरों में छपता हुआ आ रहा है और भविष्य में हमेशा परिनालिका का क्वेश्चन छपेगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आएंगे ही आएंगे, आएंगे ही आएंगे। और आपसे बार बार कह रहा हूं, जितने भी मैं पेपर यहां पर करा रहा हूं, इन सब का पीडीएफ आपको डाबरा क्लासेस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। अगर चैनल पे कोई नया बच्चा है तो ये नाम सर्च करो आप टेलीग्राम पे जाके, जिसपे लगभग 40,000 से ज्यादा बच्चे हैं। तो ये हमारा डाबरा क्लासेज के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है। आप वहां पे जाके ये जो भी हम पीडीएफ डाल रहे हैं, इनको डाउनलोड कर लो। और सबसे बड़ी बात, मैंने एनसीईआरटी के कुछ स्क्रीनशॉट डाले हुए हैं। कक्षा 9वीं 10वीं की एनसीईआरटी के कुछ स्क्रीनशॉट डाले हैं, उनको सेव कर लेना। जिस दिन पेपर दे के आएगा, मैं बता रहा हूं, स्क्रीनशॉट में से सभी क्वेश्चन नजर आएंगे। देख भाई, परिनालिका के अंदर सभी बिंदुओं पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र चलता है, ये लाइन सही है। परिनालिका के अंदर सभी बिंदुओं पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र, अक्ष के अनुदिश और एक दूसरे के समांतर, दीर्घवृत्तीय और एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं, नहीं, ये लाइन गलत है। कोई भी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटने का शब्द तो कभी जिंदगी में आना ही नहीं चाहिए। ये काटने वाला जो शब्द है ना, इसको तो आंख बंद करके गलत कर लेना मेरा भाई। कोई भी बल रेखा एक दूसरे को कभी भी क्रॉस नहीं करेगी। और परिनालिका के अंदर एक समान चुंबकीय क्षेत्र रहता है, तो राइट आंसर इसका सी जाएगा। हाँ भाई, एस के रॉय भाई, आप सभी भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छे रहो, खुश रहो। और दोस्तों, एक ही बात कहता रहूंगा, जितना हो प्रैक्टिस करते रहो, धै प्रैक्टिस धै प्रैक्टिस धै प्रैक्टिस। जितना हो दुनिया भर के पेपर करते रहो, कम पढ़ो प्रैक्टिस ज्यादा, कम पढ़ो प्रैक्टिस ज्यादा। विज्ञान एक बार सीख लो, 2 बार पढ़ लो, मैं तो कह रहा हूं दुनिया भर के क्वेश्चन करो विज्ञान के। यदि एक स्नायु 2 अस्थियों को जोड़ता है, मेरे भाई क्वेश्चन ये है, अस्थि को अस्थि से जोड़ने वाली संरचना को लिगामेंट कहते हैं। ऐसे समझो, अस्थि को अस्थि से जोड़ने वाली संरचना को क्या कहा जाता है? लिगामेंट। पहला क्वेश्चन उन्होंने, अभी क्वेश्चन ये नहीं है। अस्थि को अस्थि से जोड़ने वाली संरचना को हम लिगामेंट कहते हैं। लिगामेंट लिगामेंट लिगामेंट, ठीक है। तो मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ने वाली संरचना को टेंडन या कंडारा कहते हैं। क्वेश्चन दूसरा वाला है। क्वेश्चन ये है कि अस्थियों को मांसपेशियों से कौन जोड़ता है? तो अस्थियों को मांसपेशियों से जोड़ने वाली संरचना को टेंडन या कंडारा कहते हैं।
टेंडन या कंडारा कहते हैं। दोनों शब्द बारहमासी या बारहमासी, बारहमासी भाई, बारहमासी का मतलब है दो ऐसे शब्द जो हमेशा आते हैं। अब मैं आपसे कहता हूं, नंबर एक, हड्डी को हड्डी से कौन जोड़ता है? लिगामेंट। अस्थि को अस्थि से कौन जोड़ता है? लिगामेंट। और अस्थि को उपास्थियों से कौन जोड़ता है? सॉरी, अस्थियों को मांसपेशियों से, अस्थियों को मांसपेशियों से जोड़ता है टेंडन या कंडारा। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि ये लिगामेंट और एक है हमारे पास टेंडन या कंडारा, ये क्या है? ये किस प्रकार के ऊतक है? जवाब दीजिए, आपका इंतजार कर रहा हूं लोकेश भाई। लिगामेंट और टेंडन या कंडारा किस प्रकार के ऊतक है? लिगामेंट और टेंडन या कंडारा किस प्रकार के ऊतक है? जवाब दीजिए जल्दी से। ये दो शब्द यहां पे लिखा है, एक तो लिगामेंट है, एक है टेंडन या कंडारा। ये किस प्रकार के टिश्यू है? ये किस प्रकार के ऊतक है? जो भी भाई इस क्वेश्चन का जवाब जानता है कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिए। अगला क्वेश्चन, लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन बिंब दूरी u और प्रतिबिंब दूरी v से संबंधित है। इस संबंध को किस प्रकार व्यक्त करते हैं? सीधा क्वेश्चन है। थैंक यू भाई सक्सेना जी, बहुत बढ़िया। लोकेश भाई बहुत बढ़िया। लोकेश भाई करंट अफेयर्स बनाता है आजकल, इसकी वीडियो देखा करो, वो भी मेहनत कर रहा है, तुम भी मेहनत करिए। देखो प्यारे विद्यार्थियों, लेंस की आवर्धन क्षमता ज्ञात करने का फॉर्मूला एक तो यही होता है, प्रतिबिंब ऊंचाई बटे बिंब ऊंचाई। लेकिन इसके लिए नहीं बात कर रहा, वो बात कर रहा है v अपॉन यू के लिए। जी हाँ, v अपॉन यू के लिए। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आवर्धन क्षमता m बराबर v अपॉन यू होता है लेंस के लिए। लेंस के लिए भाई, लेंस के लिए, लेंस के लिए भाई। दर्पण के लिए ये फॉर्मूला, दर्पण के लिए फॉर्मूला मेरे भाई अंतर है। दर्पण के लिए फॉर्मूला आगे माइनस में चलता है, आगे माइनस है भैया, थोड़ा सा अंतर है। नहीं 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 नहीं, वी अपॉन यू। हाँ हाँ हाँ, सॉरी सॉरी, वी अपॉन यू। जी हाँ जी हाँ, ए राइट, सबका राइट राइट राइट। अरे जल्दबाजी मत करो, सी नहीं, वी अपॉन यू, वी अपॉन यू सही है। अरे भाई बी अपॉन यू राइट है, बी अपॉन यू। प्रतिबिंब दूरी बटे बिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी बटे बिंब दूरी, बी अपॉन यू। पर कभी थोड़ा ध्यान रखना इसका, ये लेंस वाला जो फॉर्मूला है यहां प्लस में चलता है, दर्पण वाला फॉर्मूले के आगे माइनस लगा रहता है, थोड़ा ध्यान रखना इस बात का। 17 में ए एकदम राइट। 18 नंबर, निम्नलिखित में से क्या भोजन को कोशिका में विशिष्ट स्थान तक ले जाकर पोषण प्राप्त करने, ओ बढ़िया क्वेश्चन है भाई साहब। प्यारे विद्यार्थियों, निम्नलिखित में से क्या भोजन को कोशिका में विशिष्ट स्थान तक ले जाकर पोषण प्राप्त करने में पैरामीशियम की सहायता करता है? भैया जो अमीबा होता है ना, अमीबा, अमीबा सुना? अमीबा, अमीबा कुछ इस तरह का होता है। तो अमीबा के यहां पर निकले होते हैं ऐसी संरचनाएं, इसको बोलते हैं कूटपाद। अमीबा के अंदर होते हैं कूटपाद, मतलब एक तरह से इसके पैर होते हैं ये। तो यहां पर भोजन फंसाता है ये और इसको बंद कर देता है, बंद करके फिर आगे नीचे अंदर ले जाता है ये। पैरामीशियम के अंदर ये जो संरचना होती है, प्यारे विद्यार्थियों, यहां अमीबा का नाम आता तो उत्तर होता कूटपाद। लेकिन पैरामीशियम में नहीं 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 नहीं, पैरामीशियम की बात हो रही है, क्वेश्चन नंबर 18 की बात हो रही है। पैरामीशियम के अंदर, पैरामीशियम के अंदर इसको बोलते हैं पक्षमाम। पैरामीशियम में इनको क्या कहा जाता है? पक्षमाम। नहीं 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 नहीं। एक बार चेक करो इसको, चेक करो चेक करो। अमीबा में होते हैं कूटपाद। जी हाँ,
हाँ भाई, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, जी सीलिया, सीलिया बोल दो या पक्षमाभ भी बोल दीजिए। जी हां, ये पक्षमाभ को एक बार चेक कर लेना, सीलिया, सीलिया नाम देते हैं। जी हां, बिल्कुल सही है एकदम। आगे देखो एक और फर्जी क्वेश्चन, पौधों का निम्नलिखित में से कौन सा भाग सदैव नीचे की ओर जाता है? एकदम फर्जी क्वेश्चन, नीचे की ओर कौन जाता है? जड़े। 20 नंबर, एक सीधी रेखा में गति कर रही एक वस्तु पर विचार कीजिए, बढ़िया क्वेश्चन है। वह बिंदु ए से शुरू होती है और बिंदु बी तक पहुंचती है, और पहले बोल रहा है ए से चलती है बी तक पहुंचती है, बोल रहा है फिर बिंदु ए पर वापस आ जाती है, बिंदु ए पर वापस आ जाती है। यदि ए और बी के बीच की दूरी 20 मीटर है, 20 मीटर गया, फिर बोल रहा है 20 मीटर वो वापस आ गया, विस्थापन क्या होगा? 0। भैया इसका प्रारंभिक बिंदु भी यही है और अंतिम बिंदु भी यही है, प्रारंभिक बिंदु भी यही है, अंतिम बिंदु भी यही है, इनके बीच की दूरी 0, विस्थापन 0 है। भैया कोई आदमी यहां से चला और घूम के वापस यही आ गया, तो चाहे भले उसने दूरी दूरी पूछता तो 40 मीटर हो जाती, अगर क्वेश्चन में दूरी पूछता तो 40 मीटर हो जाती, विस्थापन 0 है। विस्थापन क्या होता है? उसका प्रारंभिक बिंदु क्या था और वो कितना भी घूम के आया है, उसका अंतिम बिंदु क्या है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किस पदार्थ के कण अधिकतम बल से एक साथ बंधे होते हैं? भैया कौन से पदार्थ है जिसके बीच में बल ज्यादा होता है? तो भाई लोहे की छड़, जो ठोस होते हैं ना, ठोसों के बीच देखो, ये द्रव है, ये भी गैस है और ये द्रव है। प्यारे विद्यार्थियों, ठोसों के बीच में जो बल होता है, अंतराण्विक आकर्षण बल होता है, जो मजबूत होता है। ठोसों में कण जो है ना पास पास होते हैं, ठोसों में जो कण होते हैं ना वो पास पास होते हैं, उनके बीच का जो बल है वो ज्यादा होता है। प्रयोगशाला में एक छात्र ने केल्विन इकाई में मापी का तापमान 298 केल्विन है, इसको डिग्री सेल्सियस में बदलना है। प्यारे विद्यार्थियों 298 केल्विन है, इसमें से 273 घटा दो, डिग्री सेल्सियस बन जाएगा। 8 में से 3 गया 5, 9 में से 7 गया 2, ये बन गया 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस भाई साहब, केल्विन से डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है, केल्विन को बदलना है डिग्री सेल्सियस में, 273 घटाना पड़ेगा। और यदि यदि डिग्री सेल्सियस होता तो इसमें 273 जोड़ देते तो वो केल्विन बन जाता, केल्विन बन जाता मेरा भाई। 12 ओम प्रतिरोध के एक चालक में से प्रतिरोध का मान 12 ओम है, धारा का मान 2 एंपियर है, कह रहा है विभवांतर ज्ञात करो। विभवांतर प्रतिरोध R इंटू आई हो जाएगा ना। प्यारे विद्यार्थियों ये तो पढ़ा है ना, प्रतिरोध R बराबर V अपॉन आई, आपसे यहाँ पे V ज्ञात कर रहा है, V R इंटू आई, V बराबर R इंटू आई, 12 इंटू 2 बराबर 24 वोल्ट। सीधा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सीधा एनसीईआरटी से लिया गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24 बढ़िया क्वेश्चन है, कौन करेगा? सीधा है, बढ़िया है, एनसीईआरटी से लिया है सीधा। जितने भी भाई लाइव क्लास के साथ जुड़ते हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद, जो पीछे देखते हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारे विद्यार्थियों मैं आपसे एक ही चीज कह रहा हूं, एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा और बार बार पढ़नी पड़ेगी, तब जाके चीजें याद रहेगी, नहीं तो चीजें याद नहीं रहेंगी। एक बार बार बोल रहा हूं मेरा भाई, चीजें याद नहीं रहेंगी जल्दी से, इसलिए आपसे कह रहा हूं जितने भी भाई डावरा सर के साथ जुड़ रहे हैं, मैं तो आपसे एक ही चीज कहूंगा, एक चीज को बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो, घूमते घूमते पढ़ो, कहीं पे ऐसे घूम रहे हो, पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिए। विद्युत अवघटनी परिष्करण, अभी बात हो रही थी विद्युत अवघटनी परिष्करण, मेरा भाई उसको दिमाग में लाओ, दिमाग में लाइए, उस चीज को दिमाग में लाइए।
अरे हवा में मत उड़िए, आपको नहीं पता चलेगा। मैं कह रहा हूं अगर इस चीज को बार बार यदि आपने चीजों को नहीं पढ़ा, चीजें 15 दिन के बाद उड़ जाएगी। आपको यह नहीं पता चलेगा कि शुद्ध धातु का एनोड बनाऊं या शुद्ध धातु का कैथोड बनाऊं। प्यारे विद्यार्थियों, ये नहीं पता लगेगा कि एक लिंगी कौन है, द्विलिंगी कौन है। मेरा भाई, आपको यही नहीं पता लगेगा कि विलयन क्या है, विलय क्या है, विलायक क्या है, विलयन के क्या गुण है, निलंबन क्या है, कोलाइडी क्या है, परीक्षित अवस्था क्या है, परिक्षेपण माध्यम क्या है। 1 मिनट में उड़ जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। इसलिए बार बार कह रहा हूं, एक एक चीज को 10 बार पढ़ो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहिए। प्यारे विद्यार्थियों, ये अभिक्रिया आपको याद करनी है फेरस सल्फेट की। प्यारे विद्यार्थियों, FeSO4 फेरस सल्फेट, थोड़ा सा अंदाजा लगाइए। जब हम इसको गर्म करेंगे तो कहीं ना कहीं देखो, एक तो बनता है यहां पे Fe3O4, Fe3O4, ठीक है। ये बनेगा Fe2O3, Fe2O3, Fe2O3 बनेगा। साथ में यहां पे SO2 और साथ में SO3। ये दो गैसें हैं, बहुत फेमस हो रही है आजकल, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो प्यारे विद्यार्थियों, फेरिक ऑक्साइड बनेगा, SO2 बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड बनेगा। आंसर क्या होगा? आंसर इसका ये होगा। प्यारे विद्यार्थियों, इस क्रिया में सल्फ्यूरिक एसिड नहीं बनता है। 25 नंबर पे, यदि कोई क्रिया या गतिविधि की जानी हो तो जानवरों में कौन सा ऊतक अंतिम कार्य करता है? गति के लिए कंकालीय ऊतक, पेशीय ऊतक, पेशीय ऊतक, हमारी मांसपेशियों में जो गति करवाता है, गति के लिए जिम्मेदार कौन सा ऊतक है? प्यारे विद्यार्थियों, इसको बोलते हैं कंकालीय ऊतक, पेशीय ऊतक। हमारी मांसपेशियों में जो मूवमेंट होता है, जो गति होती है, ये किसकी वजह से होता है? पेशीय ऊतक की वजह से। ये 3 प्रकार के होते हैं, रेखित, अरेखित और हृदय पेशी। ये पेशीय ऊतक 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है रेखित, अरेखित और हृदय पेशी। तो ये जो मेनली होते हैं ना, ये होते हैं कंकालीय ऊतक, रेखित ऊतक इनको कहते हैं हम। ओजोन परत पृथ्वी की सतह को सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से बचाता है। आजकल इसको नुकसान पहुंचा रही है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। ओजोन लेयर, ओजोन परत जो कि समताप मंडल में पाई जाती है, इसको नुकसान पहुंचाने का काम कर रही है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जब फल, ये थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन है जो ये मेरे किताब में जल्दी से नहीं है, आपको मैं बता दूं। ये क्वेश्चन ये कह रहा है, जब फल अचानक झटके के साथ फटते हैं तो कुछ बीज बिखर जाते हैं और बीज मूल पौधे से दूर जाते हैं। ऐसा किस पौधे में होते हैं? दोस्तों, ये क्वेश्चन देखो, मुझे तो 9वीं 10वीं में कहीं नहीं मिला। क्वेश्चन ये है, जैसे कोई कोई ऐसा बीज, फल जो फटता है और उसके बीज है ना दूर दूर जाके गिरते हैं, दूर दूर जाके गिरते हैं इसके बीज। तो आपको नहीं पता होगा, लेकिन ऐसा इसका उत्तर अरंडी, अरंडी और बालसम, ठीक है ना। तो इसके जो फल होते हैं ना, फटते हैं और बीज दूर जाके गिरते हैं, ऐसा क्वेश्चन है ये। धारावाही परिनालिका के अंदर एक नरम लोहे की छड़ लगा दे तो भैया बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा। परिनालिका के अंदर डाला जाता है, धारावाही परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाता है। मेरा भाई, कक्षा 10वीं की एनसीईआरटी में चित्र है इसका, चित्र है इसका। प्यारे विद्यार्थियों, परिनालिका के अंदर नरम लोहे की छड़ डाल देते हैं तो उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है, चुंबकीय क्षेत्र का मान है, और बढ़ जाता है, प्रबल हो जाता है। दोस्तों, किसी पिंड का द्रव्यमान और भार का मात्रक क्या है? द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, भार का मात्रक न्यूटन होता है। किलोग्राम और न्यूटन, यहां पे आंसर चला जाएगा, किलोग्राम और न्यूटन, किलोग्राम और न्यूटन। 30वें नंबर का क्वेश्चन है, कैल्शियम ऑक्साइड। प्यारे विद्यार्थियों, कैल्शियम ऑक्साइड की क्रिया जल के साथ कराई जाती है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, बुझा हुआ चूना बनता है। ये एक संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है, ये एक संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। दोस्तों, बिना बुझे चूने की क्रिया जल के साथ कराते हैं, बिना बुझे चूने की क्रिया जल के साथ कराते हैं तो बुझा हुआ चूना बनता है। ये एक संयोजन अभिक्रिया है। साथ में इस क्रिया में ऊष्मा भी बाहर निकलती है। तो कभी आ जाए तो ध्यान रखना, ये ऊष्मा छेपी का भी उदाहरण है, ऊष्मा छेपी का भी उदाहरण है। अगर चैनल पे कोई नया है तो इस क्लास का जो PDF है वो आपको डाबरा क्लासेस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा
और प्यारे विद्यार्थियों आज रात 12 बजे तक ये ऑफर चल रहा है। मात्र 299 रुपए में आप पूरा साइंस लाइव पढ़ोगे, लाइव के साथ रिकॉर्डेड पढ़ोगे। 1 साल की वैलिडिटी है मेरे भाई, आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ये ऑफर आज रात 12 बजे तक वैलिड रहेगा। किताब पर भी भारी छूट है। हरकेश भाई अगर कोई भी बच्चे का कॉल आए तो उठा लेना। किताब जिस भी भाई को किताब ऑर्डर करनी है आज कर लो, भारी छूट है किताब के ऊपर भी। मैं कह रहा हूं एक बार आप हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है 8233958002 वाला, इस पे आप संपर्क कर लीजिए और किताब मंगा लो, ऑर्डर कर दो। शानदार छूट दे रखी है, बताऊंगा नहीं, बात कर लीजिए जाके। और स्पेशली ये आज रात 12 बजे तक ये छूट रहेगी। तो बिल्कुल भाई जिस भी बच्चे का कॉल आए उनको छूट दे देना, ज्यादा से ज्यादा छूट मिलनी चाहिए। चलो चलो भाई अगला क्वेश्चन दीजिए। क्वेश्चन नंबर 31। पादपों में कुछ अपशिष्ट उत्पाद रेजिन और गोंद, रट लो रट लो रट लीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। पादपों के अंदर जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं या तो वो पत्तियों में जाके घुस जाते हैं, पत्तियां पीली पड़ जाती है, पत्तियां गिर जाती है, या कहानी पुराने जाइलम में चले जाते हैं। ये अपशिष्ट पदार्थ रट लो, ऐसे पकड़ लो क्वेश्चनों को, सेकंडों में उड़ा देना। इतनी प्रैक्टिस करो कि क्वेश्चन पढ़ने से पहले ही पता लग जाए कि इसका उत्तर कहां है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी ऑटोमोबाइल निकास की परिक्षिप्त प्रवस्था है? हो सकता है कि इसमें थोड़ी गड़बड़ी हो रही हो। प्यारे विद्यार्थियों ये क्वेश्चन हमारे वाहनों के ऊपर है। ऑटोमोबाइल ऑटोमोबाइल वाहनों के ऊपर ये क्वेश्चन नंबर 32 है और इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो होगा गैसीय अवस्था। गैसीय अवस्था। प्यारे विद्यार्थियों निम्नलिखित में से कौन सी ऑटोमोबाइल निकास की परिक्षिप्त प्रवस्था है? दो चीज होता है, परिक्षिप्त प्रवस्था, परिक्षेपण माध्यम। तो परिक्षिप्त प्रवस्था जिसका सही जवाब होगा कि इस क्रिया में कौन सी चीज बाहर निकलती है, तो सही जवाब दे रखा है गैसीय प्रवस्था। जी हां, गैसीय परिक्षिप्त प्रवस्था गैसीय। 33 नंबर। यदि आपकी नाक अवरुद्ध हो जाए तो आपको पता है गंध का पता नहीं चलेगा। इसमें तो क्या है, किसका पता लगाने में आप सक्षम नहीं है। अगर हमारी जो ओलिफैक्टरी ग्रहण जो इंद्रिया है जो कि गंध का पता लगवाती है, अगर वो बंद हो जाएगी तो गंध का पता नहीं लगेगा। ये भी क्वेश्चन थोड़ा अटपटा है लेकिन फिर भी एक बार देख लीजिए। किसी परिशुद्ध 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 ठीक है परिरुद्र द्रव्यमान के तरल पर लगने वाला दाब किस दिशा में संचित होता है? ऐसा शब्द शायद नहीं सुना होगा लेकिन एक ऐसा पदार्थ जिस पर किसी भी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, मतलब जो दाब लगेगा वो सभी दिशाओं में बराबर से लगता है। केवल दो दिशाओं में, एक दिशा में, तीन दिशा में, सभी दिशाओं में बिना घटते लगता है। दोस्तों इस क्वेश्चन को एक बार आप चेक करना, मैं भी इसको चेक करूंगा। इसका भाषा भाषा एक बार है, बाकी की जो दाब है ना वो सभी दिशाओं में बराबर लगता है। पास्कल का जो नियम है, इस पे पास्कल का नियम, यदि पृथ्वी द्वारा चंद्रमा पे लगाया गया बल इतना है तो चंद्रमा द्वारा पृथ्वी पर लगाया गया बल भी इतना होगा। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। प्यारे विद्यार्थियों क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, न्यूटन की गति का तीसरा नियम, ए जितना बल बी पे लगाएगा बी उतना ही बल ए पे लगाएगा विपरीत दिशा में। न्यूटन की क्रिया प्रतिक्रिया वाला नियम है दोस्तों। 36 नंबर, इसको छोड़ो। 36 नंबर का क्वेश्चन, ये कंप्यूटर वाला कोई क्वेश्चन है बीच में, इसको आप देख लेना। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बंगलुरु 27 सितंबर 2024 को परम रुद्र सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किस संस्थान ने किया? कहीं से करंट का क्वेश्चन रह गए। कौन सा या कौन से तने और जड़ों की वृद्धि वाले भाग में विद्यमान रहता है और लंबाई के लिए जिम्मेदार है? कौन सा भैया? शीर्षस्थ विभ्यूतक। प्यारे विद्यार्थियों पौधे की जो विभ्यूतक होते हैं इसके तीन पार्ट होते हैं। तो ए आपके जो जड़ और तना की टिप पर पाए जाने वाला केवल और केवल शीर्षस्थ विभ्यूतक इसका सही जवाब होगा। एक छात्रा की नेत्र जो क्षमता है वो -0.5
5 डायप्टर है। लेंस की क्षमता दे रखी है, P का मान दे रखा है, फोकस दूरी ज्ञात करवा रहा है। फोकस दूरी F बराबर 1/P होगा। एक की जगह एक जाने दो और -0.5। प्यारे विद्यार्थियों, तो उत्तर क्या होगा? -2.0 डायरेक्ट। माइनस बताता है कि ये होगा आपका अवतल लेंस। माइनस बताता है कि अवतल लेंस होगा, क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो माइनस में होती है। अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो माइनस में होती है। अवतल लेंस की फोकस दूरी किस में होती है? माइनस की होती है। 37 में डी, 37 में का डी राइट आंसर है। 38 में का जो आंसर होगा वो होगा बी। प्यारे विद्यार्थियों, लेंस की क्षमता P बराबर होता है 1/F, लेकिन यहां पे F पूछा जा रहा हो जाएगा 1/P। P 1/P। और माइनस क्या बताता है कि किस लेंस की क्षमता माइनस में होती है? प्यारे विद्यार्थियों, उत्तल लेंस की फोकस दूरी, उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस में आती है, जबकि अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस में आती है। अवतल लेंस की फोकस दूरी किस में आती है? माइनस में आती है। तो इस पेपर में थे मेरे पास कुल 38 क्वेश्चन। इस पेपर में मुझे मिले थे कुल 38 क्वेश्चन और ये थे पूरी कहानी। दोस्तों, जो भाई लेट जुड़ा है आपको बता दूं, हम कर रहे हैं 2024 के 64-62 पेपर। दोस्तों, ये जो परिक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम का एक चार्ट है, आपको वो देखना पड़ेगा कोलाइड विलियन में जाके। प्यारे विद्यार्थियों, हमारा पार्ट नंबर जो 2 है उसमें जो कम मात्रा होती है, विलेय जो होता है एक तरह से, वो परिक्षिप्त प्रवस्था होती है और परिक्षेपण माध्यम जो है वो ज्यादा मात्रा है। परिक्षिप्त प्रवस्था कम और परिक्षेपण माध्यम जिसकी चीजें वहां पर ज्यादा उत्सर्जित होती है। परिक्षिप्त प्रवस्था, परिक्षेपण माध्यम। ठीक है, बाकी आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस भी भाई को साइंस पढ़ना है पढ़ रहे हैं, देखो अब क्वेश्चन रह गए इसमें 40 दोस्तों। तो यार 40 क्वेश्चन अगर कोई भाई कहे कि 1 घंटे में खींचे तो थोड़ा सा जल्दी से नहीं होगा। आप भाइयों से मैं इतनी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूं, कुछ भाई क्या है 9 बजे दूसरी क्लासों में जुड़ जाते हैं। जैसे उन्होंने टाइम फिक्स कर रखा है कि भाई 8 से 9 डाबरा सर से पढ़ेंगे और 9 से 10 किसी दूसरे सर से पढ़ेंगे। तो मैं आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये जो पेपर चल रहे हैं ना, इन सब पेपरों में 40 प्रश्न है और प्लीज आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप मुझे 1 घंटे और 15 मिनट का समय दे दिया करो। थोड़ा सा मैं चाहता हूं कि क्वेश्चन को मैं और अच्छे से समझा दूं। कुछ भाई क्या है तुरंत ही दूसरी क्लास में चले जाते हैं। तो जितने भी भाई लाइव आते हैं थोड़ा सा 15 मिनट का टाइम और रखा करो, बाकी आपकी मर्जी है। ठीक है ना? और जो भी ऑफर वगैरह है आप बात कर लेना। किताब पे शानदार छूट दे रखी है और वो भी आज आज रात 12 बजे तक। हर केस इनका एक बार फोन उठा लेना भाई। ये मेरे नंबर है 8233958002 और एक दूसरा नंबर जो है वो है 7426872233। दोनों नंबरों पे आप कॉल कर ले और जो भी छूट चल रही है, अतिरिक्त छूट, वो आज रात 12 बजे तक है, वो हम आपको दे देंगे। थैंक यू, धन्यवाद।